Hello my friends, welcome to my channel. I hope you will be fit and fit, healthy and wealthy. Today I am going to discuss about the cell. सेल क्या होते हैं और सेल में किस किस तरह के ऑर्गेनल्स और सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आज हम इसको सिंपल और इजी वर्ड में डिस्कस करेंगे। लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। सेल, सेल को अगर हिंदी वर्ड में बोले तो सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल्स का मतलब होता है, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, सेल का मीन कोशिका होता है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल को शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बताई गई है। स्ट्रक्चरल मीन्स की स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, संरचनात्मक बनाते हैं, जैसे कि ऑर्गन बनाया, ये संरचना बना, बोन बनाया, संरचना का निर्माण किया, मसल्स को बनाया, संरचना बनाया, कोई ऑर्गन्स को बनाया, ये भी संरचना का निर्माण करता है। फंक्शनल कैसे? जब हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं या फिर किसी को देखते हैं, या तो श्वसन रेस्पिरेशन करते हैं या रिप्रोडक्शन मतलब एक जीव से दूसरे जीव को बनाते हैं। कहीं कट जाए, कटने के बाद में वो हीलिंग का प्रोसेस होता है ना। तो एक्सपायरेशन, किसी भी चीज को बॉडी से बाहर करनी हो, एक्सक्रेट करनी हो, सीक्रेट करनी हो, तो सारा जो फंक्शन है ये हमारा सेल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसलिए सेल हम लोग का बॉडी का फंक्शनल यूनिट होता है। देखिए, सेल्स को हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहले जानते हैं कि द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी साइटो मीन्स सेल, जहां भी साइट रहे, जहां भी CYT साइट रहे, इसका मतलब होता है सेल यानी कोशिका, और प्लस में लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब स्टडी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का ह्यूमन बॉडी में लगभग 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। लगभग, कहीं कहीं कुछ और देते हैं, लेकिन 30 से 40 ट्रिलियन सेल हम लोग का बॉडी में है। लगभग ये हम लोग का बॉडी में खरबों में चला जाएगा। फिर ये लगभग कहें तो 300 से लेकर के 400 खरब तक सेल हम लोग का बॉडी में प्रेजेंट है। अलग अलग रेंज होते हैं इसके। सेल्स जनरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, EUKARY, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा और इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा। समझ में आई बात? तो राइबोसोम भी रहेंगे आपका यूकैरियोटिक में, लेकिन बड़ा साइज में रहेगा, और प्रोकैरियोटिक में छोटे फॉर्म में रहेंगे। देखिए, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या क्या है, तो प्लांट का, आपका ह्यूमन का, ये सारा जो सेल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, इसमें ये बैक्टीरिया में पाई जाएगी, ये अलगा में पाई जाएगी। कौन सा? ग्रीन येलो अलगा में, ये प्रोकैरियोटिक सेल। समझ गए जी? इसमें आपका यूकैरियोटिक सेल आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल्स के बने होते हैं। चलिए, तो दो तरह की सेल। अब देखिए, ह्यूमन सेल के हम लोग स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन सेल में देखिए हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन सेल में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं सेल को। एक होता है सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, या फिर सेल वॉल बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं प्लाज्मा, ये कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति ही बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है जी। अब देखिए इसका मेन, ये देखिए सेल ये है, ये एक तरह का सेल होता है और इसमें न्यूक्लियस है, इसके अंदर में साइटोप्लाज्म भरे हुए होते हैं लिक्विड फॉर्म में। यूकैरियोटिक सेल में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम, इसे गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होंगे। समझ गए? चलिए, तो ये सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोली जाएगी। नंबर 2, इसकी सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 80 एंगस्ट्रम की होती है, 80 से कहीं 100 भी एंगस्ट्रम तक की मोटाई होती है। ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से जो 50% होगा, ग्लाइकोलिपिड जो 45% और कार्बोहाइड्रेट 5% से बने होते हैं। कौन? तो सेल मेम्ब्रेन। इसमें स्मॉल पोर होते हैं, पोर मतलब होता है ये परमिएबल है कुछ कुछ के लिए, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, शराब अल्कोहल जो पीते हैं वो, इसके अलावा दवा जो लेते हैं पॉइजन, तो ये इसका आर पार हो पाता है, अंदर आ पाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे ब्लड सेल्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन देख लिए। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन की एक ये क्या होता है, इसके नंबर 2 में आपका इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये लिक्विड फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसी में सारा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम होगा, राइबोसोम, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कुछ नहीं होगा, गोल्जी अपैरेटस होंगे, इसमें गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लाइसोसोम होंगे, वैक्यूल्स होंगे, सेंट्रोसोम इसमें प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये सारा ऑर्गेनल्स है, समझ गए, सबका अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होता है। आगे देखिए गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों का नाम है। इसमें क्या की जाती है, प्रोटीन को बाउंड करके, बांध के रखता है, प्रोटीन को जमा करके। जैसे देखिए ऊंट का कुबड़ा, ऊंट का जो कुबड़ा होता है ना, उसमें बोलता है पानी, उसमें पानी कम होता है, फैट अधिक होते हैं, वही फैट उसको एनर्जी देने का काम करता है। समझ गए जी? तो इसमें एनर्जी के फॉर्म में यानी प्रोटीन इसमें कैद होता है, बाउंड किया हुआ प्रोटीन को गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जोड़ के रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस को भी प्रोटीन विटामिन चाहिए, तो वो डायरेक्टली कहां से मिलेगा, बाहर से मिलेगा न्यूक्लियस को, थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक होता है स्मूथ जिसके ऊपर में राइबोसोम नहीं है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में राइबोसोम प्रेजेंट है। अब देखिए लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है जी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ENZYME। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जब कभी भी सेल्स को आपातकालीन होता है या फिर उम्र पूरा हो गया, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपने आप को पूरे सेल में स्कैटर्ड कर देता है, फैला देगा और फिर अपने सेल को ही खत्म कर लेता है। या कभी बैक्टीरिया के प्रभाव से, पॉइजन की प्रभाव से सेल खत्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझ गए जी? यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पर होता है, अपेंडिक्स में।
जो क्या करता है, बढ़ने के बाद में वो फट जाती है और अपेंडिक्स खत्म। फट गया तो फिर पेट में पूरा फैल गया और हमारे इंटेस्टाइन को तबाही भूचाल ला देता है और हमारा इंटेस्टाइन पूरा पूरी खत्म, और इंटेस्टाइन खत्म तो हम भी खत्म। इसलिए बोलते हैं अपेंडिक्स फट गया तो आदमी भी खत्म हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, ये साइटोप्लाज्म की कहानी हो गई। इसमें जितना भी ऑर्गेनल्स होगा स्मॉल स्मॉल, सारा तैरते हुए नजर आएंगे। सारा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ चला आएगा। लाइसोसोम अगर यहाँ पर है तो कुछ देर के बाद यहाँ चला आएगा। तो सारा तैरते हुए आगे बढ़ता है। तीसरा जो हेडिंग होगा वो होगा न्यूक्लियस का, NUCLEUS, न्यूक्लियस। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक, ये बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाहरी लेयर बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। अब वही क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाता है। कब? सेल डिवीजन के दौरान। इससे क्रोमेटिन ये हो गया, ये क्रोमेटिन है। तो क्रोमोसोम के दौरान दोनों क्रॉस में बन जाता है, ठीक है। और इस क्रोमेटिन के अंदर में जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर में डीएनए होता है, और डीएनए के चारों तरफ क्या होता है, आरएनए, जो डीएनए को एनर्जी यानी प्रोटीन देने का काम करता है। आरएनए, डीएनए के फुल फॉर्म को पूछ देगा तब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, समझ गए। आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड ये एनर्जी देने का काम करेगा डीएनए को। कौन? आरएनए। अब देखिए डीएनए के अंदर में क्या है, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं जीन। जीन में जो भी आपके अंदर गुण है, जैसे आप देखते हैं रास्ता में चलते हैं कैसे आंख मारते हैं, या फिर रास्ता में चलते हैं तो कैसे एकदम बाल झाड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते मटकाते हैं, टाई मार लेते हैं, तो किसी देख लिए तो एकदम स्लेटर बढ़ा के मार देते हैं कभी, है ना जी। बाल कभी इधर करा लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं। ये क्या है? ये सब गुण आपके अंदर भर रहा है। वही गुण जब आपका बच्चा जब होगा ना, तो वही गुण उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा, और वो बच्चा अभी आपसे दोगुना चमकाएगा। कैसे करेगा? वो आप एक हाथ से करता है, वो दोनों हाथ से चमकाएगा। अब पता नहीं चमकाएगा तो माथा इन्हों करेगा तो माथा टूट जाएगा के बाद। हाँ, इसलिए वो सब गुण को त्याग देना है। पढ़ाई का रिलेशन हमारी बाल से नहीं है, गाल से नहीं है। पढ़ाई का रिलेशन हमारी कपड़े से नहीं है, पूरा चमका के पहनता कपड़ा, हाँ हमसे कोई ये नहीं है। जूता पहनेगा ब्रांड, अरे ब्रांड जूता नहीं पहनिए, ब्रांड किताब रखिए, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी, है ना जी। मोबाइल वगैरह कम में ही खरीदिए, लेकिन बढ़िया मोबाइल रखिए, छोटा मोटा, जिससे कि कोई इधर उधर ना करे, समझ गए। चलिए यहाँ जी, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो जीन है, यानी कि डीएनए के अंदर में जीन है, उसमें सारा गुण है। देखिए इस तो निगेटिव गुण है, लेकिन पॉजिटिव गुण क्या है? आप जाइए घर, तनी माँ बाप से मिलिए, बैठिए, बढ़िया से बातचीत करिए, यहाँ पिताजी, यहाँ माता जी, क्या हाल है, नहीं है, बाबा से मिलिए, गांव घर के लोग से मिलिए। हम तो मिलते हैं भाई, तभी तो हम बोलते हैं, जब प्रणाम करिए, घट जाएंगे थोड़े ही, है ना। तब इससे क्या होता है कि आपके अंदर में विनम्रता आती है, और विनम्रता से विद्या आती है। तो विनम्र बनिएगा तभी आएगा जी। आप तो जाइए गांव में, हाँ चश्मा लगा लिए, टेम्पू से उतरे तो मार लगा कौन लाट साहब आगे, वैसा नहीं करना है कभी, समझ गए। चलिए ये सब आपको नहीं बोलते, जो नहीं देख रहा है उसको बोलते हैं, जो देखने वाला थोड़े बोलते हैं, देखने के बाद बढ़िया जो देख रहा है। चलिए याद रखिए। हाँ, तो इसमें डीएनए में जो जीन है, जीन में ही सारा गुण है, पॉजिटिव निगेटिव, वही जीन आपका गुण आगे ट्रांसफर हो जाएगा, समझ गए। तो ये न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में होगा, उसके अंदर में क्रोमेटिन होगा, और क्रोमेटिन में क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अगर ह्यूमन बॉडी में कहें तो 23 पेयर होते हैं। कितना? 23 पेयर, जोड़ा, यानी कि 46 गो, समझ गए। और उसी क्रोमोसोम में दो जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई, ये दोनों मेल फीमेल को इंडिकेट करेगा।
एक्स एक्स क्रोमोसोम मिल गया तो मेल वाला हो जाएगा, मेल हो जाएगा। एक्स वाई मिल गया तो मेल वाला क्रोमोसोम हो जाएगा। समझ गए? ये ट्रिक है। 44 गो तो आपका रियल में होता है, लेकिन 2 गो एक्स वाई वाला और वाई एक्स एक्स वाला। चलिए, तो ये न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियोलस, एकदम छोटा रूप न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इस तरह से सेल हो गया। सेल का पूरा ये हम लोग स्ट्रक्चर का डिफाइन किए। सेल का फंक्शन क्या होता है? सेल हमारा जीवन में बहुत कुछ प्ले करता है। रेस्पिरेशन तो हम पहले बता दिए, रेस्पिरेशन है, तो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये सब प्रोसेस होते रहता है। उसके बाद में तो सेल कभी भी टूट जाता है। देखिए, सेल टूट गया, कहीं कट गया, फट गया तो रिपेयर कर दिया, है ना जी। ये सारा सेल का फंक्शन ही होता है। तो सेल में डिफॉर्मिटी क्या कह सकती है? सेल की भी लिमिटेड टाइम होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट में याद रखिएगा, शरीर का सबसे लंबा सेल क्या होता है? तो न्यूरॉन सेल, जिसको तंत्रिका सेल भी बोलते हैं। ब्रेन में जो पूरा बॉडी फैला हुआ है गाछ की तरह, आप देखे होंगे एकदम डेंड्रॉइड एक्सॉन, डेंड्रॉइड रहता है, ऐसे ऐसे बना हुआ, ऐसे ऐसे बना हुआ रहेगा आपको, है ना जी। ऐसे ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे बने हुए रहेंगे, ऐसे इसमें यहाँ से निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना। इसको क्या बोलता है? न्यूरॉन सेल। ये डेंड्रॉइड हो गया, ये डेंड्रॉइड सेल हो गया। इसमें न्यूक्लियस रहेगा, गोल्जी बॉडी, इसमें नोड ऑफ रेनवियर रहेंगे, है ना जी। ऐसे ऐसे पढ़े होंगे। नीचे में एक्सॉन, एक्सॉन हो गया। ये सब क्या है? ये एक न्यूक्लियस सेल, ये न्यूरॉन सेल है, जो बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल को स्पर्म सेल बोलते हैं, और सबसे लार्जेस्ट सेल को क्या बोलते हैं? ओवम सेल, जो फीमेल का सेल है। जब ये ओवम और स्पर्म दोनों मिलता है, क्या बनता है? बच्चा बनेगा, जायगोट, है ना। जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फीटस, फीटस से बच्चा, बच्चा से जवान, जवान से और जवान, और जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से खत्म। चलिए, यही होता है। तो सेल को हम लोग आज देख लिया। देखिए, सेल को हम लोग इकाई बोलते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन करता है सेल को इकाई क्यों बोलते हैं, है ना। यूनिट, 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 स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, यूनिट इसलिए बोलते हैं कि सेल यानी एक मदर सेल, एक फादर सेल, दोनों सेल का मिलने से क्या बन गया? बच्चा बनेगा। 2 से 4, 4 से 8, बढ़ते 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 2 किलो हुआ। 9 महीने में बच्चे बाहर निकल गए। अब वो बच्चा बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि 2 सेल से, एक सेल से कितना सेल बन गया? पूरा काउंटिंग भी करते हैं, इकाई, दहाई, यानी इकाई शुरू होता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। बहुत सारे सेलों के समूह को टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, मतलब बहुत सारा ऑर्गन, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, जो भी हो। अब बहुत सारा ऑर्गन्स मिल गया तो क्या बनेगा? सिस्टम, है ना जी। और सिस्टम मिल गया ऐसे कि स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हड्डी पड़ते हैं, मस्कुलर सिस्टम, जिसमें कि मसल्स पड़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट पड़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ सिस्टम मिल गया तो क्या बना दिया? ह्यूमन बॉडी। तो क्या बन गया? सिस्टम मिलने से ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ। इस तरह से, इसलिए सेल को बोलते हैं, क्योंकि हम लोग काउंटिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इसलिए सेल को बोलते हैं इकाई यानी यूनिट। समझ गए? तो लगता है कि मुझे समझ में आई होगी आपको मेरी बात। नहीं समझ में आई दूसरी बार फिर से देखिए, लेकिन समझ में आ जाएगा। और कमेंट जरूर कीजिए, और यार दोस्तों को भी कहिए कि जरा वीडियो देखो, इस जानकारी बढ़ेगी आपको। और इम्पोर्टेंट बात आगे मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।